यह एक घर की कहानी है जिसमें शांति देवी नाम की एक औरत अपने बेटे रोहित के साथ रहा करती थी। शांति देवी एक सख्त मिजाज वाली औरत थीं, जिन्हें आधुनिक दुनिया और आधुनिक सोच बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वह पुराने विचारों वाली औरत थी जो सिर्फ पुराने ख्यालों, पुराने रीति रिवाजों और पुरानी चीज़ों पर ही विश्वास रखती थी, और उन्हें वही सब अच्छा भी लगता था। उन्हें आधुनिक दुनिया में सिर्फ बुराइयां ही नजर आती थीं, जैसे कि फैशन की दौड़, दिखावा, बड़े बड़े मोबाइल फोन और बच्चों का बड़ों की बात न मानना। शांति देवी को बस ऐसी बहू की तलाश थी जो उसके बेटे की अच्छे से देखभाल कर सके। शांति देवी का एक बेटा था जिसका नाम रोहित था। वह 25 वर्ष का हो चुका था। शांति देवी की दुनिया जैसे उसका बेटा ही हो, उसकी पूरी दुनिया उसी के आगे पीछे घूमती रहती थी। उसने उसे बहुत लाड़ प्यार में पाला, पोसा और बड़ा किया था। अरे बेटा, तुम खाना पीना वक्त पे क्यों नहीं खाते? देखो, तुम कितने दुबले पतले होते जा रहे हो। तुम अपने खाने पीने पर ध्यान दिया करो, नहीं तो तुम्हारी सेहत पर असर पड़ जाएगा। तुम ही तो मेरे लाडले हो, दिल का टुकड़ा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? माँ, आप इतनी फिक्र क्यों करती हैं मेरी? मैं अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहा हूं। मैं अपना खाना पीना वक्त पर खा लेता हूं। आप फिक्र मत किया करो। आप ही तो मेरी माँ हैं। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। अच्छा, बस बहुत तारीफ हो गई। अब तुम 25 वर्ष के हो गए हो, तो मैंने सोचा है कि अब मैं तुम्हारी शादी एक सुंदर, अच्छी और संस्कारी लड़की से करवा दूंगी। क्योंकि अब मैं भी धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही हूं और मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख पाती, इसीलिए अब तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगी और तुम्हारी देखभाल करेगी। ठीक है माँ, मैं आपकी आज्ञा को मानता हूं और मुझे पता है कि आप जो भी करेंगी मेरे लिए हमेशा अच्छा ही करेंगी। शांति देवी ने अपने बेटे रोहित की शादी कविता नाम की एक लड़की से करवा दी, जो काफी सुंदर थी और पढ़ी लिखी भी थी। वह अपनी सास को माँ जैसा मानती थी। सास का खूब आदर सत्कार भी करती थी। अरे मेरी प्यारी बहू, आओ आओ, अंदर आओ, बैठो मेरे पास। नहीं माँ जी, आप आराम कीजिए। मैं आपसे पूछने आई थी कि क्या मैं आपके लिए चाय और पकौड़े बना दूं? मैंने रसोई के सारे काम खत्म कर लिए हैं और घर के भी सारे काम निपटा दिए हैं, तो मैंने सोचा कि आपके लिए थोड़े पकौड़े तल देती हूँ। हाँ बहू, जा पकौड़े और चाय ले आ, जा। फिर कविता अपनी सास के लिए पकौड़े बनाने के लिए किचन में चली जाती है। चलो, यह तो अच्छा हुआ। मैं माँ जी को अपने हाथों से बने हुए चाय और पकौड़े खिलाऊंगी, उन्हें अच्छा लगेगा। माँ जी, मुझे रोहित जी ने बताया था कि आपको चाय के साथ पकौड़े काफ़ी पसंद हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आज कि मैं आपके लिए चाय और पकौड़े बना देती हूँ। हाँ बहू, तूने बहुत अच्छा किया जो मेरे लिए चाय और पकौड़े बना दिए, और तूने तो बहुत अच्छा बनाया है। तेरे हाथ में तो जादू है। अब बस तो ऐसे ही रोहित का भी ध्यान रखना। हाँ माँ जी, अब आप इन सब की चिंता करना बंद कर दीजिए। आप आराम कीजिए। अब आपकी बहू सारी जिम्मेदारियां उठाएगी और सब कुछ अच्छे से निभाएगी। हाँ बहू, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है कि तू सारी जिम्मेदारियों को बेखूबी निभाएगी और सब कुछ अच्छे से करेगी। माँ, आप बहुत अच्छी है। मैंने तो सुना था कि सास हमेशा सास ही होती है, माँ नहीं हो सकती। आप तो मेरे लिए मेरी माँ से भी बढ़कर है। नहीं बहू, सास माँ भी बन सकती है, लेकिन तभी जब बहू उसकी हर बात माने, उसकी आज्ञा का पालन करे और उसे सम्मान और सत्कार दे। इसी तरह से कविता घर के सारे काम करती, झाड़ू, पोछा, बर्तन, सब कुछ। सास की आज्ञा मानती, उसका तहा सुनती, जो कुछ भी सास कहती वो सब करती। घर का सारा काम संभालती, अपने पति का ख्याल रखती। वो पूरे घर को एक पैर पर संभाल कर रखती थी। ऐसे ही तरीके से कविता एक दिन अपने कमरे में बैठकर सोचती है कि घर के सारे काम तो हो ही जाते हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास थोड़ा खाली समय बच जाता है। मैं तो पढ़ी लिखी भी हूँ।
अगर चाहूं तो कोई नौकरी करके कुछ पैसे भी कमा सकती हूं। काश मैं एक नौकरी कर रही होती तो मैं अपने परिवार की मदद कर पाती, आर्थिक रूप से भी मदद कर पाती। ये सब कविता बोली रही थी कि उसका पति रोहित आता है सुनकर। कविता जी, क्या आप नौकरी करना चाहती है? ये तो बहुत अच्छी बात है। आप पढ़ी लिखी भी है और आपके पास खाली समय भी है। ऐसे में अगर आप कोई नौकरी कर लें तो ये बहुत अच्छा होगा। इससे घर में आर्थिक मदद भी हो जाएगी और माँ जी भी खुश रहेंगी। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। यही सही रहेगा और ये अच्छी तरकीब भी है। मैं ऐसा करूंगी तो मैं अपने परिवार की दोनों तरह से मदद कर पाऊंगी, आर्थिक रूप से भी। ये तो अच्छी बात है। कविता को एक नौकरी मिल जाती है क्योंकि वह पढ़ी लिखी थी। इसके बाद वह हर रोज सुबह अपने घर के सारे काम निपटाकर जल्दी जल्दी ऑफिस जाने लगी। अब वह नियमित रूप से अपने ऑफिस जाती थी, घर का भी पूरा ध्यान रखती थी और अपने काम को भी पूरी जिम्मेदारी से निभाती थी। रोज कविता कंप्यूटर पर देर रात तक ऑफिस का काम करती और काम खत्म करने के बाद ही सोती। वह घंटों काम के सिलसिले में मोबाइल फोन पर बातें करती रहती, अपने कस्टमर की बातें सुनती और उनकी मदद करती। वह सारे काम मोबाइल फोन से ही कर लेती थी। कविता को लगता था कि वह सबकी मदद कर रही है, लेकिन उसकी सास को यह सब जरा भी पसंद नहीं था। तब एक दिन यह सब देखते देखते शांति देवी का पारा चढ़ गया। वह गुस्से से भरी हुई थी और इन सारी बातों पर मन ही मन सोचती जा रही थी। फिर शांति देवी ने अपनी बहू को बुलाया और कहा, बहू, मैं चाहती हूं कि तू सुबह 5 बजे उठकर मंदिर की साफ सफाई कर ले और फिर खाना बना ले। उसके बाद घर की पूरी सफाई भी कर लेना, क्योंकि अब त्योहार आने वाले हैं। तो कल से ये सारे काम तू ही करेगी। तो कल से सुबह जल्दी उठ जाना। माँ जी, मैं घर के सारे काम कर दूंगी, लेकिन मैं देर रात तक ऑफिस का भी काम करती हूँ। इसलिए मैं सुबह 5 बजे नहीं बल्कि 6 बजे उठकर ये सारे काम कर लूंगी। हमारे जमाने में बहुएं सूरज निकलने से पहले उठती थी। अब की बहुएं तो बस बहाने ढूंढती हैं काम न करने के लिए। एक काम बोल दो तो कहेंगी कि नहीं, हमें और भी काम है। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? कैसी बहू मिली है मुझे? कविता अपनी सास की सारी बातें सुनकर चुपचाप वहां से उदास मन के साथ चली गई। लेकिन कविता को लगता है कि वो जो कुछ भी कर रही है वो सही कर रही है और परिवार की मदद कर रही है। लेकिन उसकी सास को यह सब ज्यादा पसंद नहीं था। उसका घंटों मोबाइल पर काम से संबंधित बातें करना, मॉल में जाकर कपड़े खरीदना, अलग अलग तरह के आधुनिक कपड़े पहनना और बाहर जाकर खाना पीना, उसकी सास को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि उसकी बहू एक संस्कारी बहू हो, जो सिर्फ घर गृहस्थी संभाले, बाहर के कामकाज न करे। बस यही उसकी सास कविता से चाहती थी। अगर रोहित दोनों सास बहू को समझाने जाता तो बात और ज्यादा बिगड़ जाती और दोनों सास बहू एक दूसरे से ही मुंह फुलाकर बैठ जाती। एक दिन सास और बहू के बीच की लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। माँ जी, आज मेरे माँ और पापा आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि खाने में आज पिज्जा और बर्गर बना दूं। आज हम लोग यही खाएंगे। क्या तू पिज्जा और बर्गर बनाने जा रही है? ये कौन सा खाना है? ये खाना मेरे घर में नहीं बनेगा। तुझे बनाना है तो दाल, चावल और रोटी बना, नहीं तो मत बना। छोड़ दे, समझी? घर में बाहर का खाना बनाना अब शुरू हो गया है। ये कोई रसोई है या होटल? कविता को अपनी सास की बात का बहुत बुरा लगता है। वह रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। फिर रोहित भी आता है अपनी माँ को समझाने। माँ, कविता तो आपको बहुत मानती है। वो तो आपको सास नहीं, बिल्कुल अपनी माँ जैसा मानती है। फिर आप उसे डांटती क्यों रहती हैं? वो तो हमेशा हमारी मदद करना चाहती है।
आ गया तू अपनी बीवी की तरफदारी करने। शादी को अभी 1-2 महीने ही तो हुए हैं और तू अब से अपनी बीवी की भी तरफदारी करने लगा। यही संस्कार दिए थे मैंने तुझे। तू अपनी माँ को छोड़कर अपनी बीवी के साथ खड़ा हो रहा है। चला जा यहां से, नहीं तो बहुत मारूंगी तुझे मैं। इसके बाद घर में 2 अलग अलग रसोइयां बन गईं। शांति देवी अपने लिए खाना बनाती और कविता अपने लिए। बात करना तो दूर, दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करती थीं। घर का माहौल बिल्कुल जहरीला हो गया था। और इसी तरह महीने दर महीने बीतते गए और सास बहू के बीच और भी ज्यादा अनबन बढ़ती गई। कुछ महीनों बाद अचानक शांति देवी को तेज बुखार और लगातार कमजोरी रहने लगी। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि उन्हें डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर है। अब उन्हें दवाइयों के साथ साथ आराम और अच्छे देखभाल की सख्त जरूरत थी। जहां शांति देवी को लगा था कि उनका बेटा और बहू अब उनकी कोई परवाह नहीं करेंगे, वहीं कविता ने हालात को समझते हुए पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उसने शांति देवी के खाने पीने से लेकर दवाइयों और समय पर चेकअप तक हर चीज का ध्यान रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे शांति देवी को एहसास होने लगा कि कविता केवल एक बहू नहीं, एक बेटी जैसी है जो हर स्थिति में उनका साथ निभा रही है। कविता ने अपनी सास की सेवा बेटी से बढ़कर की। डॉक्टर ने जो कुछ भी कविता और उसके पति से कहा, कविता ने उन सभी नियमों का पूरी तरह पालन किया। वे समय पर सारी चीजें देती, उनकी सेवा करती, उनके हाथ पैर दबाती, उनके खाने पीने का ध्यान रखती, उनकी दवाइयों का ध्यान रखती, उन्हें साफ सुथरा रखती और उनके कमरे की भी सफाई करती। वह सारा काम बिना शिकायत के कर देती थी। फिर यह सब देखते हुए शांति देवी ने अपनी बहू को बुलाया। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तुझे कभी समझ ही नहीं पाई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुझसे उम्र में बड़ी हूं, फिर भी मुझसे ऐसी गलती हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुझे कैसे माफी मांगूं। मुझे माफ कर दे बेटा। आप मुझे यह बहुत कहकर शर्मिंदा कर रही हैं। आप मेरी माँ है, मेरी सास नहीं। मैंने हमेशा आपको अपनी माँ माना है, मानती हूं और हमेशा मानती रहूंगी। आज से हम दोनों कभी नहीं लड़ेंगे, हम दोनों मिलकर रहेंगे। अब हम अलग अलग खाना नहीं बनाएंगे, बल्कि साथ में खाना बनाएंगे। तू घर का काम देखेगी तो मैं बाहर का ध्यान रखूंगी। हम दोनों मिलकर इस घर को संभाल। उसी तरह दोनों सास बहू मिलकर रहने लगी। बेटा मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ बड़ों की ही बात माननी चाहिए क्योंकि वो समझदार होते हैं, लेकिन मैं भूल गई थी कि तुम बच्चों की भी अपनी मर्जी और अपनी पसंद होती है। मैं सिर्फ अपनी पसंद को लेकर नहीं चल सकती। हमें सबकी पसंद और भावना का सम्मान करना चाहिए। मां जी, आप हमसे बड़ी हैं, आप माफी मत मांगिए। आप जो भी करेंगी वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। अब आप फिक्र मत करिए और इन सारी बातों को भूल जाइए। अब सब कुछ ठीक हो गया है। चलो चलो, अब इन सब बातों को छोड़ो। माँ ने हमारे लिए होटल से खाना मंगवाया है। मुझे तो देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। इन बातों को छोड़ो, ये बातें अब बीत चुकी हैं। ये तो हर घर की एक जैसी कहानी होती है। अब हम इन बातों को भुलाकर एक साथ मिलकर रहेंगे। और चलो अब हम सब खाना खाते हैं। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि रिश्तों में प्यार, समझदारी और सम्मान सबसे जरूरी होता है। कभी गलतफहमियां और अहंकार रिश्तों में दूरी ला देते हैं, लेकिन अगर दिल से माफी मांगी जाए और सच्चे मन से एक दूसरे को समझा जाए तो हर रिश्ता फिर से संभर सकता है। हमेशा बड़ों का आदर करें, लेकिन छोटों की भावनाओं और पसंद का भी सम्मान करें।